हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और जावा सी इंडोनेशिया, यहीं समुद्र में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्हें एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दिया। शांत समुद्र में अचानक से लहरें उठने लगी। आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ, ये देखने के लिए उन लोगों ने शिप को मोड़ दिया। और जब पास जाके देखा तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये एक विशालकाय प्लेन था। चारों तरफ प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। पैसेंजर्स की लाशें चारों तरफ फैली हुई थी। आखिर इस प्लेन के साथ क्या, क्यों और कैसे हुआ, आइए पूरी कहानी की छानबीन करते हैं आज के इस केस स्टडी में। 28 दिसंबर 2014 जुवेंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडोनेशिया, एयरबस A320 का एक विमान जिसे एयर एशिया ऑपरेट कर रही थी। इस प्लेन में 155 पैसेंजर्स के साथ साथ 7 क्रू मेंबर्स एक एक करके प्लेन में सवार होने लगे। एयर एशिया फ्लाइट 8501 को सिंगापुर चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। शाम के 5:35 में ये प्लेन धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को समुद्र के रास्ते से होते हुए सिंगापुर करीब 8:30 तक पहुंच जाना था। कुछ ही मिनटों में ये 32,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। करीब आधे घंटे बाद धीरे धीरे मौसम खराब होने लगी। कैप्टन ने यह डिसीजन लिया कि हम प्लेन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इन तूफानी बादलों के ऊपर से होते हुए फ्लाई करेंगे। इसके लिए वो ATC से कांटेक्ट करने ही वाले थे कि कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये एक मास्टर कॉशन अलार्म था। प्लेन में पीले रंग का मास्टर कॉशन अलार्म होता है जो ब्लिंक करने लगता है और हर एक 3 सेकंड में ये अलार्म बजाने लगता है। ये अलार्म बेसिकली बताता है कि भाई खतरा तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहो। वहीं एक रेड लाइट भी होता है जिसे हम मास्टर वार्निंग अलार्म कहते हैं। अगर ये अलार्म बजा तो समझो खतरा है, तुरंत ही कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक प्लेन में 2 बैटरी लगा है और एक बैटरी डेड हो जाए। ऐसे में सिंगल बैटरी से भी प्लेन उड़ान भर सकता है। और वैसे भी हर एक प्लेन के इंजन में एक एक जनरेटर लगा होता है। बेसिकली प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं होने वाली, इसलिए यहाँ पर मास्टर कॉशन अलार्म नहीं बजेगा, बल्कि मास्टर वार्निंग अलार्म बजेगा रेड लाइट के साथ। सो अब आपको दोनों अलार्म के बारे में पता चल गया होगा। तो आइए चलते हैं एयर एशिया के पास। ये अलार्म क्यों बज रहा था, इसके बारे में ECAM डिस्प्ले पर लिखा भी आ रहा था। ECAM यानी कि इलेक्ट्रिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर। इस मॉनिटर में ये भी लिखा था कि इसे फिक्स करने के लिए ओवरहेड पैनल में एक बटन को प्रेस करना है। इतना करते ही ये अलार्म बंद हो गया। अब धीरे धीरे ये तूफान की ओर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उन्होंने फिर से ट्राई किया कि ATC से बात करते हैं। पर इससे पहले कि वो ATC से कांटेक्ट करते, एक बार फिर से वही अलार्म बजने लगा। अब पायलट ने फिर से वही बटन प्रेस किया और अलार्म बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने ATC से कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे आगे तूफान है, इसलिए हम एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं। ATC ने कहा कि ठीक है, आप प्लेन को 38,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अब इससे पहले कि पायलट प्लेन को ऊपर ले जाता, फिर से वही अलार्म बजने लगा। बार बार वही अलार्म बजने की वजह से दोनों पायलट्स काफी डिस्टर्ब हो रहे थे। उधर ATC ये इंतजार कर रहा था कि कब प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ेगा और ये 38,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाएगा। पर ATC ने ये नोटिस किया कि प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ नहीं रहा है। फिर अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ 54 सेकंड्स में ही ये 32,000 फीट से 38,500 फीट को भी पार कर दिया। ये लगभग 10,000 फीट पर मिनट के स्पीड से ऊपर उठ रहा था। नॉर्मली एयरबस A320 1000 फीट से 2000 फीट के रेट से क्लाइंब करता है, लेकिन एयर एशिया 10,000 फीट पर मिनट के रेट से ऊपर की ओर उठ रहा था। ये स्पीड कितना अधिक है आप खुद समझ सकते हैं। ATC कंट्रोलर अब पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नो रिस्पॉन्स। तभी ATC ने यह नोटिस किया कि प्लेन की बढ़ती रफ्तार अचानक से थम गई और अब वो दुगनी रफ्तार से नीचे गिरने लगा। ये प्लेन करीब 20,000 फीट पर मिनट की दर से समुद्र की ओर गिरने लगा। प्लेन 38,000 फीट के एल्टीट्यूड में था, यानी कि 1.5 मिनट से भी कम समय में ये प्लेन समुद्र से टकरा गया। अचानक एयर एशिया फ्लाइट 8501 रडार से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। प्लेन के लास्ट लोकेशन में 7 शिप्स और 2 हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। प्लेन के मलबे को देखकर ये साफ हो गया
कि प्लेन क्रैश हो चुका है और 162 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। घटना के 7 दिन बाद 31 बॉडीज को समुद्र से निकाला गया और करीब 20 दिनों के बाद 116 बॉडीज को रिकवर किया गया। बाकी के बचे 46 लोगों के बॉडीज समुद्र की ही गहराइयों में कहीं खो गई। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब समुद्र में डूबे उन सैकड़ों मलबे में से उन टुकड़ों को खोजकर बाहर निकालना था जो इस रहस्य से पर्दा उठा दे कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ। उधर दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की टीम क्रिमिनल एक्टिविटी की जांच कर रहे थे। उन्हें पता था कि इस प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो सुरक्षित लैंड कर सकता था, चाहे इसका इंजन फेलियर ही क्यों ना हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी काम करना बंद क्यों ना कर दे, इवन सारा कंप्यूटर भी बंद हो जाए, तब भी पायलट रडर पेडल के जरिए इस प्लेन को सुरक्षित लैंड करा सकते थे। एटलीस्ट इतनी रफ्तार से तो प्लेन नीचे नहीं गिरता। अगर प्लेन में कोई ब्लास्ट हो जाए और कंट्रोल फेल हो जाए तो ये प्लेन किसी पत्थर की तरह नीचे गिर सकता है, पायलट भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गई क्योंकि प्लेन का मलबा एकदम क्लीन था, कहीं भी आग लगने की कोई भी निशान मौजूद नहीं था। एटीसी अपने रडार में प्लेन के गिरते हुए एल्टीट्यूड को देख रहे थे। किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फेलियर नहीं था। प्लेन आखिरी वक्त तक अपना लोकेशन एटीसी को शेयर कर रहा था। अब कंट्रोलर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये प्लेन तूफान की ओर बढ़ रहा था, इसलिए वो तूफान के ऊपर से उड़ना चाह रहे थे। मैंने उन्हें परमिशन भी दिया कि आप 38,000 फीट के एल्टीट्यूड में जाकर मुझे इन्फॉर्म करें, पर तभी एक अलार्म बजने लगा। अभी इस वक्त मेरे पास 28 दिसंबर 2014 का वेदर रिपोर्ट है। यहाँ पर रेड कलर में जो दिख रहा है वो बहुत ही डेंजरस है। प्लेन को हमेशा इन रेड एरिया से बचाना होता है। प्लेन यहाँ से टेक ऑफ किया और रेड क्लाउड के पास पहुँचते ही इसका कनेक्शन टूट गया। तो क्या खराब मौसम की वजह से कोई प्लेन क्रैश हो सकता है? दोस्तों, प्लेन के बाहर बहुत सारे सेंसर्स लगा होता है, पीटर ट्यूब लगा होता है जो प्लेन के कंप्यूटर को बहुत सारी जानकारी देता है, जैसे कि एयर स्पीड, प्लेन का एल्टीट्यूड, मैक नंबर। इन सारी जानकारी के हिसाब से प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को गाइड करता है। अगर खराब मौसम की वजह से ये सेंसर्स ऑटो पायलट को गलत रीडिंग देने लगे तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो पायलट प्लेन को गलत तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दे। ऐसा पास्ट में भी हो चुका है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 बर्फीले तूफान में फंस गया। हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर -40 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। ऐसे कंडीशंस में प्लेन के पीटर ट्यूब में आसानी से बर्फ जम सकता है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि ये सारे पीटर ट्यूब ऑटो पायलट को गलत जानकारी देना शुरू कर दे। सेम केस एयर फ्रांस के साथ भी हुआ था। ये प्लेन भी समुद्र में ही क्रैश हो गया। प्लेन में बैठे सारे लोगों की मौत हो गई। हो सकता है एयर एशिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। उधर खोजी दल को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। इसका काम है कॉकपिट के सारी आवाजों को रिकॉर्ड करना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये साफ साफ बता रहा था कि जब कॉकपिट में बैक टू बैक 2 बार अलार्म बजा तो पायलट ने इस बटन को दबाकर फिक्स कर दिया। इस वक्त भी प्लेन ऑटो पायलट में ही उड़ान भर रहा था। लेकिन जब तीसरी बार अलार्म बजा तो कैप्टन ने कहा कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। इसके बाद कैप्टन ने कुछ ऐसा किया जिसे वो अलार्म फिर से बंद हो गया, लेकिन एक दूसरा अलार्म बज उठा। इस अलार्म को भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। ये अलार्म बता रहा था कि प्लेन का ऑटो पायलट डिसएंगेज हो चुका है और प्लेन बिना किसी कंट्रोल के अपने आप ही ऊपर उठने लगा और महज 54 सेकंड्स में ही ये प्लेन 32,000 फीट से 38,500 फीट से भी अधिक ऊपर चला गया। इसके बाद प्लेन की रफ्तार इतनी कम हो गई कि ये स्टॉल कंडीशन में चला गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने स्टॉल अलार्म को भी रिकॉर्ड कर लिया। स्टॉल में बेसिकली प्लेन की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि प्लेन उड़ने के बजाय गिरने लगती है, इवन प्लेन का इंजन ऑन ही क्यों ना हो। एयर एशिया 38,000 फीट से सीधे नीचे गिरने लगा। प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड में था और इतने एल्टीट्यूड में किसी भी प्लेन को स्टॉल कंडीशन से बाहर निकाला जा सकता है। बस पायलट्स को प्लेन के नोज को ना तो अधिक ऊपर जाने देना है और ना ही नीचे। अगर प्लेन स्टॉल कंडीशन की वजह से नीचे गिर रहा है तो धीरे धीरे प्लेन के नोज को ऊपर करने की कोशिश करना चाहिए और ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एयर एशिया का पायलट प्लेन को स्टॉल कंडीशन से बाहर क्यों नहीं निकाल पाया। जल्द ही इसका जवाब भी मिलने वाला था,
क्योंकि खोजी दल को FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो प्लेन में हो रहे हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, वो मिल गया। जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने अपना राज खोला तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने यह रिवील किया कि जब तीसरी बार अलार्म बजा तब पायलट ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा का पूरा कंप्यूटर ही रीसेट हो गया। क्या होता है जब हम एक फोन को रीसेट करते हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाता है। प्लेन का कंप्यूटर भी उसी तरह से रीसेट हो गया, ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। अब कंप्यूटर को कुछ भी पता नहीं था कि हम कहां पर हैं और कहां जा रहे थे। एयरबस का ऑटो पायलट इतना एडवांस है कि वो बड़े ही आराम से प्लेन को स्टॉल से बाहर निकाल सकता है, पर अफसोस ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो चुका था। प्लेन धीरे धीरे स्टॉल कंडीशन की ओर बढ़ता जा रहा था, पर कैप्टन ने प्लेन को स्टॉल से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो करीब 9-10 सेकंड्स तक बस देखता ही रहा। क्यों दोनों पायलट्स ने करीब 9-10 सेकंड्स तक प्लेन को बचाने की कोशिश नहीं किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। 10 सेकंड्स बाद कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा कि पुल डाउन, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि प्लेन के नोज को डाउन करो। पुल डाउन का मतलब को पायलट ने ये समझ लिया कि कैप्टन साइड स्टिक को पीछे खींचने के लिए कह रहा है, इसलिए वो साइड स्टिक को पीछे खींचने लगा। इसके बाद प्लेन और भी तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा। दरअसल यहाँ पर कैप्टन साइड स्टिक को आगे की ओर पुश कर रहा था ताकि प्लेन के नोज को नीचे किया जा सके, और को पायलट उसके विपरीत साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था क्योंकि वो कैप्टन के कमांड को ठीक से समझ नहीं पाया। एयरबस के प्लेन्स में डुअल इनपुट सिस्टम होता है। इसके तहत अगर एक साइड स्टिक को आगे और दूसरे साइड स्टिक को पीछे खींचा जाए तो प्लेन का कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर सुने तो किसकी सुने, इसलिए वो दोनों के कमांड को कैंसिल कर देता है और इस तरह से प्लेन जिस कंडीशन में था वैसा ही रह जाता है। एयर एशिया के दोनों ही पायलट्स साइड स्टिक को एक दूसरे के विपरीत मूव कर रहे थे। यही वजह है कि दोनों का कमांड कैंसिल हो गया और प्लेन उसी तरह से ऊपर की ओर उठता रहा और फाइनली ये स्टॉल कंडीशन में चला गया। इसके बाद ये तेजी से नीचे गिरने लगा और फाइनली क्रैश हो गया। अब सब कुछ आईने के समान क्लियर हो चुका था कि आखिर एयर एशिया फ्लाइट 8501 कैसे क्रैश हुआ। लेकिन अब भी इस आईने में एक छोटा सा काला दाग बचा हुआ था। दाग ये कि आखिर कैप्टन ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ रीसेट हो गया। दाग ये भी कि आखिरी 10 सेकंड्स तक दोनों पायलट ने प्लेन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया। इन सवालों के जवाब उनके मौत के साथ ही समुद्र में दफन हो गया और फाइनली इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद इस केस को फिर से ओपन किया गया क्योंकि इस कहानी में एक मोड़ आना अभी बाकी था। कुछ महीने बाद एक मेंटेनेंस इंजीनियर सामने आया और कहा कि क्रैश के कुछ दिनों पहले भी ये अलार्म का प्रॉब्लम आया था और मैंने ही उसे ठीक किया था। इत्तेफाक से उस वक्त वही कैप्टन इस प्लेन को उड़ाने वाले थे जो इस हादसे में मारा गया। जैसे ही मैंने उस अलार्म को बंद किया कुछ ही सेकंड्स में वो फिर से बजने लगा। ये एक रडार ट्रेवल लिमिटर यूनिट का अलार्म था जिसे शॉर्ट में RTLU भी कहा जाता है। मैंने कॉकपिट के पिछले हिस्से में RTLU के सर्किट को निकाल दिया। ऐसा करने से प्लेन का कंप्यूटर रीसेट हो जाता है। ये सब कुछ करते हुए कैप्टन ने मुझे देखा और पूछा कि क्या ऐसा करने से दोबारा से ये अलार्म बजेगा। मैंने कहा नहीं, अब ये दोबारा नहीं बजेगा। इतना सुनते ही इन्वेस्टिगेटर्स को पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई। दरअसल बैक टू बैक 3 बार अलार्म बजने की वजह से कैप्टन काफी इरिटेट हो चुका था, इसीलिए उसे उस मेंटेनेंस इंजीनियर की याद आई। उसने कहा था कि इसे रीसेट करने के बाद दोबारा ये अलार्म नहीं बजेगा, इसलिए कैप्टन ने भी RTLU के सर्किट को खींच दिया। ये सर्किट पैनल कॉकपिट के पिछले हिस्से में होता है। ऐसा करने से प्लेन का कंप्यूटर रीसेट हो गया और ऑटो पायलट बंद हो गया। अब क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट पर ही उड़ रहा था जो कि बंद हो गया, इसलिए ये प्लेन धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता गया। कैप्टन ने वापस से उस सर्किट को लगा दिया और अपने सीट पर आकर बैठ गया। इतना सब कुछ करने में 10 सेकंड्स लग गया, इसलिए ऑटो पायलट के डिसएंगेज होने के अगले 10 सेकंड्स तक किसी ने भी प्लेन को बचाने की कोशिश नहीं किया। पर आखिर ये रडार ट्रेवल लिमिटर यूनिट क्या होता है? दोस्तों, प्लेन का रडार बेसिकली प्लेन को लेफ्ट राइट रोल करने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ हाई स्पीड से उड़ने वाले प्लेन्स आने लगा, वैसे वैसे प्लेन के रडार में प्रॉब्लम होने लगी। इस छोटे से रडार में अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हो जाए, जो कि आमतौर पर हाई स्पीड में होना तय है, ऐसे केस में प्लेन दाएं बाएं हिलने लगेगा
इवन सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि कहीं प्लेन का टेल ही टूट के अलग ना हो जाए, इसलिए इस डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए रडर लिमिटर को लॉन्च किया गया। जैसे जैसे प्लेन का स्पीड बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये रडर लिमिटर प्लेन के डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है ताकि प्लेन का टेल टूट ना जाए। बात करें एयर एशिया की तो इसके रडर लिमिटर में थोड़ा सा क्रैक आ गया था, इसलिए ये बार बार मास्टर क्वेश्चन अलार्म के जरिए पायलट को ये बता रहा था कि जल्दी से इसे रिप्लेस कर दो। पर मेंटेनेंस टीम उस अलार्म के वजह के बारे में समझने के बजाय उस अलार्म को चुप कराने का तरीका खोज लिया। बस सर्किट को खींच दो, कंप्यूटर रीसेट हो जाएगा, बस हो गया काम। मेंटेनेंस गया तेल लेने। इस तरह से एयर एशिया फ्लाइट 8501 में एक साल में करीब 23 बार अलार्म बजा, लेकिन हर बार की तरह इसे खामोश कर दिया गया और इसी खामोशी ने 162 लोगों को भी खामोश कर दिया। इस हादसे में एक नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियां हुई। पहली गलती मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, जिन्होंने एक साल तक रडर लिमिटर को फिक्स नहीं किया। दूसरी गलती कैप्टन की, उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं थी कि उस सर्किट को ग्राउंड में खोला जा सकता है, लेकिन जब प्लेन हवा में उड़ रहा हो तब ऐसा नहीं किया जाता। कैप्टन अपनी सीट से उठकर पीछे चला गया और सर्किट को खींच दिया। ऑटो पायलट बंद हो गया और अलार्म बजने लगा। यहाँ पर को पायलट अब भी अपनी सीट पर बैठा हुआ था, फिर भी उसने इस अलार्म पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि उसे प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लेना चाहिए था। पर वो इंतजार करता रहा कि कब कैप्टन आएगा और मुझे बोलेगा कि भाई तुम ये करो तो मैं वो करूंगा। को पायलट की ये गलती तीसरी गलती थी। चौथी गलती मिसकम्युनिकेशन का था। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाया और प्लेन के साइड स्टिक को एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही कमांड कैंसिल हो गया और प्लेन मौत के मुंह में समाता चला गया। एक छोटी सी गलती से भी प्लेन हादसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गलतियों का भंडार था। यही वजह है कि एयर एशिया फ्लाइट 8501 हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया और खामोश हो गई उन पैसेंजर्स की उम्मीदें, उनके रिलेटिव्स जो सिंगापुर में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वो पैसेंजर्स लौट के तो आए नहीं, अगर कुछ आया तो वो थी सिर्फ यादें, वो यादें जिसका इतिहास अब समुद्र में डूब चुका है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।